नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको एक एक लेक्चर डिटेल में दूंगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर चेक करें, इन्फॉर्मेटिव है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हिस्ट्री को समझने का, याद करने का ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। और जो लोग एग्ज़ाम से पहले या अपने पढ़े हुए को रिवाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतने ही मददगार होंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही अपने आसपास ऐसे लोग जो हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं या हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या हिस्ट्री कैसे पढ़ें नहीं समझ में आता है, उन्हें भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। कई बार हम इसे सुने हैं, सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। और जो हमने पिछले दिनों सारे लेक्चर्स में बात करी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया, किस तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरलों ने अपनी नीतियों के कारण भारत के वे राज्य जो उनसे सहायक संधियां भी कर चुके थे उन्हें भी हड़पने की नीति बनाई। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की कुछ आर्थिक और शोषणकारी नीतियों ने भारतीय जनता के मन में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही गहरा क्रोध भर दिया था। साथ ही साथ जब अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना शुरू किया, तब भारतीयों से अब रहा नहीं गया और एक विद्रोह की भावना उनके मन में उभरने लगी, जिसे एक बस चिंगारी की ज़रूरत थी। और ये चिंगारी भारतीय लोगों को मिली 1857 के कुछ तत्कालीन कारणों के कारण। तो आइए आज बात करते हैं हम 1857 की इस क्रांति के क्या कारण रहे, किस प्रकार से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से इस विद्रोह को दबाया गया, इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे और आने वाले भविष्य पर, भारत के भविष्य पर इस विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की यह क्रांति के कारण क्या रहे। देखिए, कुछ कारण की जब भी बात होती है ना, तो कुछ कारण होते हैं तत्कालीन और कुछ कारण होते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि वे कारण जो वर्षों से भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के प्रति विरोध को और विद्रोह को उत्पन्न कर रहे थे। देखिए, पहला कारण जो मैं मानता हूं अंग्रेज़ों का, भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। देखिए, ऐसा आप अगर आज भी देखें या आप पुराने समय से भारत के इतिहास को पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, वो अपने धर्म के प्रति जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार का काम करवा लीजिए, एक हद तक आप उनका शोषण भी कर लीजिए, भारतीय कुछ नहीं कहते। पर जैसे ही उनके धर्म के बारे में बात आती है, उनकी आस्था के बारे में चोट पहुंचती है, चाहे उनका पहनावा हो, चाहे वो किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करते हों, चाहे वो उनकी आस्था पत्थर में हो, चाहे वो एकेश्वरवाद में मानते हों, चाहे वो अपने गुरु में मानते हों, जैसे ही उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है वो विद्रोही हो जाता है। अंग्रेज़ जब भारत में आए तो वो यूरोप के बहुत सारे देश जहाँ पे ईसाईयत का धर्म चल रहा था, जोरों पर था, वो ईसाईयत का एजेंडा यानी कि ईसाई मिशनरियों को भी अपने यहाँ पर लेके आए। इन ईसाई मिशनरियों ने खासकर वह वर्ग जिसमें आप समझें तो आदिवासी वर्ग आता है, आप इसमें समझें तो दलित वर्ग आता है, कई सारे ऐसे प्रभुत्व वर्ग के भी लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म को अपनाया। लगातार इस प्रकार के प्रलोभन देकर जब धर्म परिवर्तन हो रहा था तो भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने जो भू राजस्व वसूलने के लिए दमनकारी नीतियां जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रणालियां अपना रखी थी, जिससे किसानों का भरपूर शोषण होता था, उसने भी भारतीयों को मजबूर किया कि वे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें। अंग्रेज़ कई सारी ऐसी फसलें जो ज़मीन को ख़राब कर देती थी, जैसे नील की फसल को भारतीय किसानों को बाध्य करते थे कि तुम इन फसलों को लगाओ। ज़बरदस्ती उनसे उनके खेतों में नील की फसल लगवाई जाती थी। इसी ने आगे चल के नील विद्रोह को भी जन्म दिया। ज़बरदस्ती
जो लोग थे उनसे व्यापारिक फसलों का उत्पादन करवाया जाता था, खाद्यान्न फसलों का नहीं करवाया जाता था। सस्ती दरों पर कच्चा माल खरीद लिया जाता था, किसानों को पूरा पेमेंट भी नहीं होता था और अंग्रेज इस कच्चे माल को इंग्लैंड भेजते थे। साथ ही साथ इन्होंने जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया और उन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर या बहुत ही कम मजदूरी में कार्य करने को बाध्य किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक गहरी घृणा का भाव उत्पन्न हो गया था। साथ ही साथ देखिए, ये कुछ कारण जो अभी हमने चर्चा करी ये तो लंबे समय से चलते ही आ रहे थे, पर अब क्या हुआ, 1857 से 10-20 साल पहले अंग्रेजों ने कुछ ऐसे स्टेप लेने शुरू किए जिसकी वजह से ये विरोध जो है ये बहुत ही तेजी से बढ़ा। जैसे अभी जो हमने कारण बोले, मैंने जो सारे कारण बोले, ये सारे कारण थे एक आम जनता के लिए। एक आम जनता किन किन कारणों से दुखी थी, पर भारत में एक बड़ा सत्ता वर्ग भी था, है ना, राजा रजवाड़े, नवाब, निज़ाम। तो ये खास करके जो छोटे छोटे जमींदार थे, छोटे छोटे नवाब के रिश्तेदार वगैरह थे, स्थायी बंदोबस्त के कारण इनकी ज़मीनें जाती रही, खासकर बंगाल और बिहार में, है ना। आप अगर आज भी देखें तो बंगाल के नवाबों के और इनके जो नवाब के रिश्तेदार हैं, इनके वंशज आपको नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे जो राज परिवार, रजवाड़े वगैरह थे, उनके वंशज फिर भी आपको आज तक मिल जाएंगे, इनके वंशज नहीं मिलेंगे। कहाँ गए ये सब नवाबों के वंशज? ये स्थायी बंदोबस्त में मारे गए, इनकी ज़मीनें इनके हाथ से चली गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या व्यवस्था की थी कि अगर आप निर्धारित राजस्व नहीं चुका पाएंगे तो आपकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था। दूसरा, वे ऐसे बड़े राज्य जिनमें ऐसे राजस्व वाली तो तकलीफ नहीं थी, पर फिर भी अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से इनको अपने राज्य में मिला लिया जाए, ब्रिटिश शासन का हिस्सा या ब्रिटिश राज्य का हिस्सा इनको घोषित कर दिया जाए। तो लॉर्ड डलहौजी राजा वो जो गोद निषेध की नीति लाई गई या राज्य हड़प नीति लाई गई, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य स्वतः जो है कंपनी राज के अंतर्गत चला जाएगा। और इसी के चलते लॉर्ड डलहौजी ने जो है सतारा, अवध और उदयपुर और कई सारे ऐसे राज्य जो थे उनका हस्तगत किया, जैसे झांसी वगैरह थे, इनको इसने अपने राज्य में मिला लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया कि यहाँ के राज्य इसको शासन चलाना नहीं आता है। करौली के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया। तो ऐसा करने से जो, अब देखिए, इन कारणों से जो रजवाड़ा वर्ग था जिसका प्रभाव बहुत गहरा था जनता के ऊपर, अब वो भी भड़क गया। तो ऐसी स्थिति में अब तो क्रांति निश्चित थी। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत के अंदर राज्य करने के लिए, भारतीय जनता को शासित करने के लिए अपनी सेना में भारतीय लोगों को ही रखा। और देखिए, इसमें आप कभी गलत मत समझिए कि यार भारतीय लोग कैसे थे, अपने ही लोगों के ऊपर वो अंग्रेजी सेना में रहकर अत्याचार कर रहे थे, ऐसा नहीं है। देखिए, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि सभी को अपना पेट पालना था, सभी को रोजगार चाहिए था, नौकरी चाहिए थी। तो वो क्या करते? उस समय अंग्रेज़ों ने अगर ये कहा हमारी सेना में भर्ती हो, हम तुम्हें कपड़े देंगे, जूते देंगे, हम तुम्हें राशन देंगे और पैसे भी देंगे, क्या कर सकता था आदमी? तो सेना में भर्ती होना ही उनके लिए ऑप्शन था। साथ ही साथ जब सहायक संधियों के कारण जब विभिन्न रजवाड़ों की सेनाओं के अंदर अंग्रेज़ों ने कटौती करना शुरू किया, तो उस सेनाओं की कटौती के कारण कई सारी ऐसी जातियां जिनका मूल स्वभाव ही युद्ध करना था, जिनका मूल पेशा ही युद्ध करना था, राजपूत, जाट, सिख, इस प्रकार के गुरखा, ये जो जातियां थी, अब ये क्या करेंगी? ऐसी स्थिति में इन अंग्रेज़ों ने जैसे इनको अपनी सेना में सैनिक बनने का ऑफर दिया, ये लोग तुरंत मान गए। अब ऑब्वियस सी बात है, सेना के अंदर हैराकी होती है, सेना के अंदर अपने सुपीरियर का हुक्म मानना पड़ता है। तो जितने भी सुपीरियर थे, अधिकारी थे, वो सब अंग्रेज़ों ने यूरोपीय नस्ल के रखे थे। कोई भी भारतीय सैनिक अपनी क्षमता के दम पे अधिकारी के पद तक नहीं पहुंच सकता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों में भी एक बहुत विद्रोह की भावना थी कि हम इतने प्रतिभावान और क्षमतावान होने के बाद भी हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है। वेल्लोर विद्रोह कहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि अंग्रेज़ों ने यूरोपीय पद्धति के ऊपर भारतीय सैनिकों को ढालने की कोशिश करी। और जैसे यूरोप के सैनिक क्लीन शेव रहते थे, किसी प्रकार के दूसरे धार्मिक चिन्ह धारण नहीं करते थे, वैसा ही उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए भी करा इस प्रकार। इसलिए वेल्लोर में विद्रोह हुआ। एक और कारण इसमें रहा, देखिए, मुगल बादशाह
जिसे अंग्रेजों ने 1806 में ही पेंशन देके बैठा दिया था। हालांकि उसे भारत का शासक उस समय भी स्वीकार किया गया था, परंतु उसके हाथ में कोई शक्तियां नहीं थी। और क्योंकि मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, अंग्रेज यदा कदा मुगल बादशाह का मजाक उड़ाया करते थे। यह भी एक कारण था कि मुगलों के लॉयल, या जो आप कहें कि मुगलों के स्वामी भक्त जो लोग थे, उन्होंने मुगल बादशाह के अपमान में अपना अपमान महसूस किया। फिर देखिए, एक तत्कालीन कारण भी था जो इस पूरी क्रांति में एक समझिए आपके चिंगारी का काम कर गया, वो था चर्बी वाले कारतूस। देखिए, अंग्रेजों ने जो है जनवरी 1857 में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी भारतीय सैनिकों के लिए। उसे इनफील्ड राइफल कहा जाता था। ये इनफील्ड राइफल जो थी, ये इसमें जो कारतूस भरा जाता था, उसका बारूद का जो कारतूस आता था, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। और वो कारतूस जो है, वो ऐसी अफवाह फैली कि गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसी स्थिति में ये दो ही वर्ग जो थे, जो बड़े संख्या में थे, उन दोनों की ही धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। परंतु अंग्रेजों ने इसे अपने आदेशों की अवहेलना समझा और उन्होंने कहा, अगर सैनिकों की इन बात को भी मान लिया गया तो हो सकता है आगे चलकर ये सैनिक हम पर हावी होने की कोशिश करें। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि अंग्रेज, ये जो भारतीय सैनिक हैं, इनकी ये मांग को ना माना जाए। और जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को वो चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। और यही जो है 1857 की क्रांति का एक तत्कालीन कारण बना। बात करते हैं कि 1857 का यह विद्रोह सबसे पहले शुरू कहां से हुआ। देखिए, 1857 की ये विद्रोह की शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी से। बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है, उसका ये कमांड हेडक्वार्टर था। और यहाँ पर एक सामान्य सिपाही मंगल पांडे ने अपने सुपीरियर, जो कि कैप्टन ह्यूरोज और लेफ्टिनेंट बाग थे, इनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। और उनके आदेश सिंपल थे, ये चर्बी वाले कारतूस जो हैं, तुम्हें इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब इन लोगों के बीच में, मंगल पांडे और अपने अधिकारियों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, वाद विवाद हुआ, तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल उठाई और अपने लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर और हुजों के ऊपर गोली चला दी। ऐसी स्थिति में गोली चलाते ही बाकी सैनिक भी जो थे, उनमें अफरा तफरी मची। कुछ सैनिक जो हैं वो मंगल पांडे के साथ आए। अंग्रेज अधिकारी संख्या में कम थे, उन्हें छावनी छोड़कर भागना पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों के भागते ही भारतीय सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। और सही बताऊं तो अब इनको पता नहीं था करना क्या है। छावनी तो लूट ली, और एक छोटी सी छावनी है, ऐसी बड़ी बड़ी कई छावनियां आसपास थी और उनको वहां पर आते टाइम नहीं लगेगा। तो मंगल पांडे ने वहां से भागकर कई सारे गांवों में शरण ली और लोगों से कहा भी कि उन मदद की जाए, बट कोई खास फायदा नहीं हुआ। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया 6 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। ठीक है, कभी आपको पूछ लें कि 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन हुआ, तो ये मंगल पांडे हुए। फिर देखिए, मंगल पांडे की बैरकपुर की छावनी से थोड़ी ही दूरी पर थी मेरठ की छावनी, और वहां पर भी इसी प्रकार का विरोध चल रहा था कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस विरोध के कारण 80 सैनिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और उन 80 सैनिकों के बारे में ये अफवाह फैल गई कि 10 मई को इनको जो है मेरठ की छावनी में ही फांसी दे दी जाएगी। ऐसी स्थिति में 10 मई से पहले ही इनके परिजन और अन्य सैनिक वो इनको छुड़ाने के लिए छावनी के आसपास एकत्रित होना शुरू हो गए थे। और मौका देखते ही 10 मई 1857 को इन्होंने मेरठ की छावनी में विद्रोह कर दिया। और अब सैनिकों ने जो है शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। अंग्रेज अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा और कई अंग्रेज अधिकारियों को उस समय तत्कालीन रामपुर के नवाब ने अपने यहाँ पर शरण दी। अब विद्रोही, मेरठ की छावनी बैरकपुर से बड़ी थी और बड़ा शस्त्रागार था, उसे पूरी तरह से लूट चुके थे। अब उन्हें पता नहीं था करना क्या है, तो उन्होंने एक ही नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसका कारण है,
देखो किसी भी रिबेलियन को या विद्रोह को नेता की आवश्यकता होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब तो आपस में एक सामान्य सैनिक थे, तो कौन किसकी कमांड मानेगा। ऐसी स्थिति में उन सब ने निश्चय किया कि हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप हमारा नेतृत्व करिए। और ऐसी स्थिति के अंदर ये सभी सैनिक जो हैं मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर से अनुरोध करते हैं। बहादुर शाह जफर जो हैं, जो उस समय अपनी ज़िंदगी के उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा भाई मैं अभी नहीं कर सकता तुम्हारा नेतृत्व। पर जब बहादुर शाह जफर के बेटों और पत्नी ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया, उनसे कहा कि आप मुग़लों के वंशज हैं, अब आपका ये कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो विद्रोही सेना थी, इसका एक नेतृत्व जो है बख्त खां के नाम में, बख्त खां के जो है पास में था। उस बख्त खां ने जो है बहादुर शाह जफर को एक एज ए फेस आगे कर दिया, और क्रांति का नेतृत्व जो है, विद्रोह का नेतृत्व जो है दिल्ली में उसने किया, बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों के साथ मिलकर। हालांकि बहादुर शाह जफर भी जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए किले से बाहर आए, परंतु धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने वापस स्थिति को संभाला। सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट को दिल्ली बुला लिया गया था। 17 तारीख तक दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा रहता है, परंतु उसके बाद दिल्ली को विद्रोहियों से आज़ाद करा लिया जाता है और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफर के जो बेटे और पौत्र थे, उन सभी को हुमायूं के मकबरे में गोली मार दी जाती है। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पर मेरठ के बाद क्या हुआ, देखो ये एकदम तत्कालीन कारण था और 10 मई को अचानक से विद्रोह हो गया। पर इसके पीछे 1857 में हम कई बार सुनते हैं या बात करते हैं तो एक बात पता चलती है कि ये बहुत प्री प्लान्ड था। मतलब विद्रोह की जिसको कहें कि भूमिका तो बन रही थी। कैसे बन रही थी, देखिए अंग्रेज़ों ने जस्ट जो दिल्ली और इसके आसपास की सत्ता छीनी थी ना, वो छीनी थी मराठों से, है ना। सिंधिया, गायकवाड़ वगैरह जो हैं, ये तो अंग्रेज़ों के बड़े स्वामी भक्त बन गए थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि जो करी वो उनके लिए वो ऐसी थी कि वो अपना अपना राज्य बचा गए। जैसे सिंधिया ग्वालियर का राज्य बचा गए, जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा के राज्य बचा गए, भोंसले जो है पुणे के आसपास का बचा गए, इंदौर का राज्य होलकर बचा गए। उनकी अपनी सफिशिएंट जिसको आप कहते हैं कि जायदाद थी। पर जो पेशवा था नाना साहब, जो कि वास्तव में मराठों का उत्तराधिकारी था, उस व्यक्ति को उन्होंने उसकी जो पैतृक जायदाद थी पुणे से निर्वासित कर दिया और पेंशन दे के भेज दिया था। पेंशन दे के बिठूर भेज दिया, छोटी सी जागीर थी बिठूर कानपुर के पास में, वहाँ भेज दिया। अब इसी के रिलेटिव थे एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये भी इसके साथी थे। इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बनाई। ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों से आप समझिए कि अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था, उनको इन्होंने संगठित करने की कोशिश करी। जैसे ये तो हो गए, झांसी हो गया, इनका ये कानपुर हो गया, बिठूर हो गया, पूना हो गया। ऐसे कैसे अवध के भी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने बहुत तंग किया, और बाद में जब उनकी मृत्यु हुई वाजिद अली शाह की, तो उनके एक दत्तक पुत्र बिरजिस कादिर को उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हजरत महल जो है वो भी इसमें इनके साथ थी, और इन सब ने मिलके डिसाइड किया था कि क्रांति अपन एक साथ शुरू करेंगे ताकि अंग्रेज़ों को संभलने का मौका ही नहीं मिले। और ये इन्होंने डिसाइड किया था 31 मई 1857 के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्रांति का एक चिन्ह भी रखा था। जगह जगह पर गांव-गांव में इन्होंने सपोर्ट जुटाने के लिए कमल का फूल और रोटी, गेहूं की रोटी को क्रांति का प्रतीक चिन्ह बना के जगह जगह पे भेजा। गड़बड़ क्या हो गई, ये 10 मई की घटना जो किसी को पता नहीं थी और अचानक से घट गई। ऐसी स्थिति में जब ये अफरा तफरी मची हुई थी, अंग्रेज़ और ज़्यादा चौकन्ने हो गए। परंतु अब सारा सिस्टम गड़बड़ा गया कि अब 31 तारीख को हम करें कि नहीं करें, तो सब ने क्या है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार क्रांति शुरू कर दी। जैसे अब अपन बात करें, कानपुर के अंदर 5 जून को जो है नाना साहब ने जो है तात्या टोपे की सहायता से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। झांसी की रानी ने जो है और ये इन्होंने बेगम हजरत महल ने जो है 4 जून को अपने अल्पायु पुत्र के साथ जो है ये इसमें उतरे, युद्ध के अंदर उतरे और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छोड़ा।
ठीक है। ऐसे कैसे बिहार के जगदीशपुर रियासत के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी अपने हिसाब से युद्ध करने का निश्चय किया। तो बेसिकली जो क्रांति ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए थी वो क्रांति बिखर गई। ठीक है, तो हम बारी बारी से बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेगम हजरत महल की। जैसे मैंने अभी बताया, नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी। 4 जून को जो है ये अपने छोटे पुत्र मतलब एक अल्पायु का पुत्र था बिरजिस कादिर, उसको लेके उतरी युद्ध के अंदर, परंतु वो युद्ध के अंदर हार गई। फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी सहायता नहीं हो पाई है, ना ही उनके जो एलाइज थे, उनके सहयोगी थे, चाहे झांसी से थे चाहे वो बिठूर कानपुर से थे, वो उनकी सहायता के लिए नहीं आ पाएंगे, तो बेगम हजरत महल जो है नेपाल चली गई। और अंग्रेज़ों ने जो है कैंपेल की सहायता से, कैंपेल इनका एक कैप्टन था, कैप्टन कैंपेल, उसकी सहायता से विद्रोह को दबाकर पुनः लखनऊ के ऊपर कब्जा कर लिया। कानपुर की भी जो है अंग्रेज़ों के हाथ से 5 जून को एक बार तो निकल गया था, एक बार तो इनके हाथ से निकल गया, पर फिर धीरे धीरे जो है वापस से कानपुर के ऊपर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे को जो है वो बाकी की आसपास की रियासतें जिनसे उनको लगा था कि मुझे सहयोग मिल जाएगा, नहीं मिल पाया। तात्या टोपे राजपूताना तक भी आए, कई जगहों पर वो घूमे कि उनको कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई सहायता दे, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। ऐसी स्थिति में जो ये नाना साहब थे ये भी नेपाल की तरफ चले गए और क्रांति जो है ठंडी पड़ गई। हालांकि ये तात्या टोपे अंत तक संघर्ष करते रहे कि किसी भी तरह से क्रांति को जिंदा रखा जाए, और एक बार जब सपोर्ट जुटा लिया जाएगा तब मैं नाना साहब को वापस बुलाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक माचेड़ी है जयपुर के पास में ठिकाना है, उसका एक ठिकानेदार था मान सिंह नरू का, उसने नाना साहब के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ उसकी मुखबिरी के ऊपर तात्या टोपे को पकड़ लिए और 1859 के अंदर जो है तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फिर देखिए झांसी का इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है उन्होंने अंग्रेज़ों से सबसे लंबा युद्ध किया। शुरुआत की झड़पों में झांसी की रानी ने कड़ी टक्कर ली, पर जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया वैसे वैसे लक्ष्मीबाई की सेना लगातार जो है वो कम होती गई, और तात्या टोपे ने शुरुआत में झांसी की रानी की सहायता करी, पर बाद में जो है वो भी इनसे बिछड़ गए। और अंततः 17 जून 1857 को झांसी के अंदर ही रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए मारी गई, और इसी तरह उनका अंत हुआ। फैज़ाबाद के अंदर जो है मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। असम के अंदर भी जो है उस समय के दीवान मनीराम ने राजा के अंतिम उनका राजा था उन कनबेश्वर सिंह को राजा विद्रोह घोषित करके विद्रोह की शुरुआत करी। रुहेलखंड के अंदर भी विद्रोह हुआ। पर देखिए सब बातें कुल मिला के क्या है, ये जितनी रियासतों के मैंने नाम लिए ना, ये इतनी छोटी छोटी रियासतें थी कि इनके विद्रोह कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था। अगर इसी की जगह कोई ग्वालियर, इंदौर या फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऐसी पटियाला, ऐसी कोई बड़ी रियासतों का साथ होता ना, तो इस विद्रोह का नज़ारा ही कुछ और होता। ये बहुत छोटी छोटी रियासतें थी जो सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रही थी कि हमारा जो छोटा मोटा मोनार्की है, हमारा राजतंत्र है, वो वापस आ जाए, पर ये नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति के अंदर जो पूरी तरह से ये क्रांति ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए थी वो कभी हो ही नहीं पाई, और अंग्रेज़ों ने कुछ समय बाद ही धीरे धीरे जो क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए थे उस पर वापस नियंत्रण किया। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था उन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों ने कड़ी से कड़ी सजाएं दी। जैसे तात्या टोपे के जो है फांसी चढ़ने के साथ ही इस विद्रोह का अंत माना जाता है। अंत सबसे लास्ट में उन्हीं को फांसी मिली थी। फिर देखिए इस विद्रोह के दमन के बाद क्या हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी। झांसी की रानी जो है ये जनरल हीरोज़ के हाथों वीरगति को प्राप्त हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। कुंवर सिंह मैंने बताया था आपको, जगदीशपुर के जो जागीरदार थे इनकी भी मृत्यु हो गई, तो उनके भाई अमर सिंह ने कुछ समय संघर्ष जारी रखा, बट कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहादुर शाह का हमने बात कर ही ली, बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया गया। फिर देखिए इधर एक और चीज़ है कि क्या 1857 एकमात्र विद्रोह था जो अचानक से भड़क गया या फिर कुछ और बात थी? देखो ऐसा नहीं था। 1857 से पहले भी भारतीयों ने कई बार प्रयास किया अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का, बट वो बहुत छोटे छोटे थे। उनके बारे में सिर्फ ये था कि वो एक सीमित छावनी तक या किसी क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए। जैसे 1764 के अंदर पटना में लोकल जनता ने विरोध किया,
1806 के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ वेल्लोर में, 1824 के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ बैरकपुर में, 1844 के अंदर आम जनता का विद्रोह हुआ फिरोजपुर में। पर ये बहुत छोटे थे और आसपास के जो भी दूसरे सैन्य गतिविधि, दूसरी जो लोकेलिटीज़ थी या रियासतें थी, उनकी जनता ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से कहीं माने नहीं जाते हैं। बट आप ध्यान रखना कि 1857 से पहले भी बिल्कुल क्रमिक रूप से जनता ने और सैनिकों ने विद्रोह किए हैं। फिर देखिए ये एक और चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है कि कुछ नेताओं के नाम हैं और इनको उन्मूलन करने वाले कौन लोग थे। कुछ की तो डेट मैंने आपको बता दी थी, कुछ को आप ध्यान रखिएगा, इनकी विद्रोह की तिथि याद रखिएगा। जैसे बहादुर शाह और ये बख्त का जो उनका नेतृत्व में युद्ध चल रहा था, तो 11 मई 1857 को ये सबसे पहले विद्रोह करते हैं। फिर नाना साहब तात्या टोपे 5 जून को, बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर तो बेचारा बच्चा था 4 जून 1857 को, रानी लक्ष्मीबाई 4 जून को, कुंवर सिंह और अमर सिंह 12 जून को, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली और खान बहादुर, इनके बहुत छोटे छोटे विद्रोह थे, कोई खास नहीं, ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसमें से कोई भी विद्रोह 1 तारीख को नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये टेबल मैंने इसलिए डाली है इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये जो 31 मई 1857 ये सोच रहे थे कि हम 1 तारीख को विद्रोह करेंगे एक साथ, वो हो नहीं पाया और सब विद्रोह बिखर गया। फिर देखिए अगर हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। देखो यार, इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अपन थोड़ा पिन पॉइंट बात करते हैं। जैसे ये सीमित था, ये आंदोलन वैसे कई हिस्सों में पहुंचा, बट बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, कोई एक चेन के रूप में नहीं था। मतलब किसी एक जगह पे विस्फोट हुआ, छोटी सी चिंगारी कहीं और चली, छोटी सी कहीं और चली, एक बड़ा धमाका जो होना चाहिए ऐसा नहीं हो पाया। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात बताऊं, बड़े किसी भी रियासत ने इस युद्ध के अंदर रुचि नहीं दिखाई। या तो वो अंग्रेजों के पूरी तरह स्वामी भक्त बने रहे, जैसे बीकानेर रियासत, उनके राजा तत्कालीन जो थे वो तो विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य की सीमा से बाहर भी गए। जोधपुर लीजियन ने, जोधपुर दरबार ने जो है अपनी सेना आउवा के कुशाल सिंह चंपावत को दबाने के लिए भेजी। मेवाड़ और जयपुर के महाराजाओं ने आर्थिक सहयोग दिया और सिंधियाओं ने आर्थिक सहयोग दिया, पटियाला महाराजा ने अपनी सेना भेजी। ऐसे में हम कैसे जीत सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था। प्रभावी नेतृत्व का अभाव एक और कारण है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, पर एक प्रॉब्लम ज़रूर थी। देखिए ये बहुत ही छोटी छोटी रियासतों के मालिक थे, बड़ी रियासतों के नहीं थे। अपनी रियासत के बाहर इन्हें शायद कोई जानता भी नहीं था। इस वजह से इनके झंडे के नीचे बड़ी संख्या में सैनिक या लोग एकत्रित हो ही नहीं पाए। अब क्योंकि 10 मई को क्रांति भड़क गई थी, सैनिक बिदक गए थे, उनको करना क्या ये उनको पता ही नहीं था। इस वजह से किसी ठोस लक्ष्य और योजना का भी अभाव था। सैनिक दुर्बलता, इसका क्या मतलब है? देखो सारे के सारे सैनिक एक लेवल पे थे, सब सैनिक है। अब एक सैनिक दूसरे सैनिक की बात क्यों माने? हैराकी तो थी नहीं। तो इसमें भी सैनिक और सैनिक जब साथ साथ में बिना किसी कमांड के लड़ेंगे तो उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार का झगड़ा जरूर होगा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब जो हैं, दोनों ही ने अपने जीवन में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था। नाम के ही ये सिर्फ राजा थे, शासक थे, पर बड़ा युद्ध कोई लड़ा ही नहीं था। इस वजह से इनको युद्ध का कोई अनुभव था ही नहीं। सीमित संसाधन एक बहुत बड़ी कमी थी। अंग्रेज़ों ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सेना को जुटा लिया था और पैसे की कमी थी नहीं, जबकि इन्होंने तो हथियार ही लूटे थे, वहाँ शस्त्रागार से उन्हीं के भरोसे थे, बाकी लाएंगे कहाँ से। साथ ही साथ क्या है, देखिए इस युद्ध के अंदर जो हिस्सा लिया वो या तो लिया सैनिकों ने, प्रॉपर सैनिकों ने, या फिर लिया रजवाड़ों ने। जो आम जनता है, जो आम काम करती, किसान, मजदूर या दूसरे अपने हस्तशिल्प वाले उद्योग चलाते, उनका विचारों का कोई योगदान था ही नहीं। अगर वो भी इसमें साथ होते तो शायद कुछ अलग ही परिणाम आता। क्रांति का असर क्या हुआ दोस्तों? देखो ये क्रांति होते ही एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो ब्रिटेन की सरकार ख़त्म करना ही चाह रही थी, वैसे ही बहुत लिमिटेड कर दिया था। मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था, सिर्फ चाय का और चीन से जो कारोबार है उसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, बाकी सारा के सारा जो है अंग्रेज़ों की जो सरकार थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके हाथ में चला गया था। और इस बार तो ये टोटली
उन्होंने कहा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का फेलियर है, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और आप जाओ यहाँ से। समाप्त ये होते ही 1857 की क्रांति को नियंत्रित करते ही 1858 का एक एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत सारी की सारी शक्तियां जो हैं वो क्वीन विक्टोरिया, तत्कालीन जो ब्रिटिश क्राउन था, उसको हस्तांतरित कर दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ जो भारत का गवर्नर जनरल, जो अभी पिछली बार हमने पढ़ा था 1833 में जो पद बनाया गया था, उस पद का भी नाम बदल के कर दिया गया वॉइस रॉय या वाइजरी, और वॉइस रॉय की सहायता के लिए एक भारत सचिव का पद बनाया गया, जो कि भारत में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी ब्रिटेन की संसद को देगा। और इसके लिए एक 15 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई जो इसकी मदद करेगी। साथ ही साथ जो है गोद निषेध की नीति, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति में कई सारे रजवाड़े भड़के थे। अंग्रेज़ों ने, कई इतिहासकारों ने कहा है कि अगर इस विद्रोह के अंदर सिंधिया, होलकर और जयपुर जोधपुर की रियासतें भी मिल जाती तो शायद हमें उसी समय जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता, ये तक अंग्रेज़ों ने कह दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा भाई अब ये जो रजवाड़े हैं इनसे हम पूर्णतया सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, जो संधि हमने सहायक संधियाँ करी है उसका पूरा मान रखा जाएगा। ये गोद निषेध की नीति जो है ये बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में जॉन लॉरेंस, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसमें एक भी योग्य नेता होता, एक भी ऐसा नेता, करिश्माई नेता आ जाता था तो शायद हमें सदा के लिए वहाँ से हार जाना पड़ता था, बाहर निकल जाना पड़ता था। 1857 की क्रांति देखिए ये भारत की आगे की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि समय समय पर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन जैसे मंगल पांडे जैसे शहीदों को, वीरांगनाओं को याद करके आगे के जो भारतीय युवा वर्ग के लोग थे या जो हमारे नेता थे, उन्होंने ऐसे ओजस्वी भाषणों में इस 1857 की क्रांति का जिक्र किया कि भारतीयों को ये लगा कि जब हम उस समय कर सकते थे तो हम आज भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एक संगठन की और एक नेता की। वो नेता जैसे ही हमें मिले हम एकजुट हुए और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ा गया। 1857 की इस क्रांति के बारे में देखिए वैसे तो कई इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है, जैसे इतिहासकार L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह के सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहा है। R.C. मजूमदार ने कहा कि यह 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना यह स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। V.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की, मतलब इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ही V.D. सावरकर ने कहा है। बाकायदा इन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी थी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, V.D. सावरकर की किताब थे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो दोस्तों ये थी हमारी 1857 की क्रांति। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप पूछना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट है जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।